भारत के इतिहास में ना दो ऐसे साम्राज्य हुए हैं जिनकी कहानी सबसे अलग है, मौर्य और गुप्त। देखिए, एक ने लोहे जैसी ताकत से पूरे उपमहाद्वीप को एक कर दिया, तो दूसरे ने कला और ज्ञान से एक ऐसा स्वर्ण युग बनाया जिसे आज भी याद किया जाता है। तो सवाल यह है कि किसी साम्राज्य को महान उसकी ताकत बनाती है या उसकी संस्कृति? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। जरा इन नक्शों पर एक नजर डालिए। बाईं ओर ये जो विशाल विस्तार दिख रहा है, ये है मौर्य साम्राज्य। पहली बार इसी साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। और फिर दाईं ओर है सदियों बाद का गुप्त साम्राज्य। हाँ, नक्शे पर यह थोड़ा छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई की कहानी नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन साम्राज्यों की नींव रखी कैसे गई? एक का रास्ता था तलवार का, तो दूसरे का कह सकते हैं मेलजोल और समझदारी का। उनकी शुरुआत ही उनके भविष्य की पूरी कहानी बयां कर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा भारत जो सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने अपनी एक विशाल और अजय सेना के दम पर इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की। ये एकीकरण सिर्फ और सिर्फ ताकत के दम पर हुआ था। 6 लाख, जी हाँ, ये मौर्य सेना के सिर्फ पैदल सैनिकों की संख्या थी। उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। अब इतनी बड़ी फौज के सामने भला कौन टिक पाता? और बस इसी सैन्य शक्ति ने उनकी जीत की कहानी लिख दी थी। लेकिन दूसरी तरफ थे गुप्त। उनका तरीका भाई बिल्कुल अलग था। उन्होंने हर लड़ाई जीतने के लिए तलवार नहीं उठाई, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया, कूटनीति अपनाई, राजनीतिक गठबंधन किए और यहाँ तक कि दूसरे राजघरानों में शादी ब्याह के जरिए रिश्ते बनाकर अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। मतलब ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सूझबूझ का भी खेल था। अच्छा, साम्राज्य बनाना तो एक बात हो गई, पर उसे चलाना वो तो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और यहीं पर मौर्य और गुप्त शासकों का जो असली फर्क है ना, वो खुलकर सामने आता है। एक ने हर चीज पर अपना कंट्रोल रखा, तो दूसरे ने अपने लोगों को आजादी दी। उनकी शासन करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। मौर्य हर छोटी बड़ी चीज पर खुद नजर रखते थे। उनका जासूसी नेटवर्क हर जगह फैला था, पूरे साम्राज्य में एक ही तरह का सिक्का चलता था और उनके कानून पत्थर के खंभों पर खुदे होते थे ताकि सब उसे माने। वहीं गुप्तों ने अपने प्रांतीय शासकों पर भरोसा किया, उन्हें अपने हिसाब से फैसले लेने की आजादी दी। मौर्य काल का ये जो चांदी का सिक्का आप देख रहे हैं, ये उनके सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए तो जरा, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक हर बाजार में, हर लेन देन में यही एक सिक्का चलता था। इससे व्यापार करना और टैक्स वसूलना कितना ज्यादा आसान हो गया होगा। अब आते हैं उस दौर पर जिसने गुप्त साम्राज्य को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनका सांस्कृतिक और बौद्धिक शिखर। एक ऐसा दौर जिसे आज हम भारत का स्वर्ण युग कहकर जानते हैं। इतिहासकार भी गुप्त काल को कोई मामूली दौर नहीं मानते। वो इसे उत्तर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट शिखर और स्वर्ण युग कहते हैं। और ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि उस समय कला और संस्कृति किस बुलंदी पर थी। गुप्त कला की खूबसूरती ही कुछ और थी। आप मूर्तियों को देखिए, उनमें एक गजब की शांति और ध्यान का भाव झलकता है। उनके सिर के चारों ओर वो फूलों से सजे प्रभामंडल और इतने महीन पारदर्शी दिखने वाले कपड़े, ये सिर्फ पत्थर की कारीगरी नहीं थी, ये तो जैसे आध्यात्मिकता और सुंदरता का संगम था। और ये सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं था, ये तो ज्ञान का एक तरह से विस्फोट था। इसी दौर में हमें कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार मिले, आर्यभट्ट जैसे जीनियस गणितज्ञ मिले जिन्होंने पाई की वैल्यू तक पता कर ली थी, और विष्णु शर्मा जिनकी पंचतंत्र की कहानियां आज भी दुनिया भर में लोगों को सीख देती हैं। लेकिन यहां 1 मिनट रुकना जरूरी है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कला और विज्ञान की ये सारी शानदार उपलब्धियां अपनी जगह हैं, पर क्या ये सच में हर किसी के लिए एक स्वर्ण युग था? तो चलिए इस स्वर्ण युग की चमक दमक के थोड़ा पीछे झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त समाज का ताना बाना कैसा था और खास तौर पर महिलाओं की स्थिति क्या थी। और सच तो ये है कि गुप्त काल में महिलाओं का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। मतलब उन्हें कुछ मामलों में आज़ादी मिली तो कई मामलों में उन पर पाबंदियां भी लगाई गईं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ जो ऊंचे तबके की महिलाएं थीं, उन्हें शिक्षा पाने का, व्यापार में हिस्सा लेने का और यहां तक कि संपत्ति रखने का भी अधिकार था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि समाज का जो पूरा ढांचा था वो पितृसत्तात्मक था।
ज्यादातर महिलाओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक ही सिमटी हुई थी। कम उम्र में शादी का चलन था और उन पर पवित्रता और शालीनता के सख्त नियम कानून लागू थे। तो आखिर में इन दो महान साम्राज्यों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासतें भी उतनी ही अलग थीं जितने उनके साम्राज्य बनाने के तरीके। मौर्यों की विरासत है राजनीतिक एकता और एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन का वो ढांचा जो वो हमें देकर गए। उन्होंने सड़कें बनवाईं, व्यवस्था बनाई। वहीं गुप्तों ने हमें एक सांस्कृतिक विरासत दी जिसकी छाप आज भी हमारे आर्ट, साइंस और लिटरेचर पर साफ दिखती है। एक की विरासत पत्थर और शासन में है तो दूसरे की विचारों और कला में। और बस यही आके हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि किसी साम्राज्य की महानता को आखिर कैसे तौला जाए? उसकी सैन्य ताकत से, जिसने एक महाद्वीप को एक कर दिया, या फिर उसकी संस्कृति से, जिसने आने वाली हजारों पीढ़ियों की सोच को एक नया आकार दिया? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही बात इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है।